आज हम एक सफर पर चलते हैं, प्राचीन भारत के उस दौर में जब एक जबरदस्त सामाजिक बदलाव हो रहा था। ये कहानी है वैदिक काल की। एक सवाल उठता है, भारत के पहले महान शहर हड़प्पा सभ्यता के शहर जब लगभग 1900 ईसा पूर्व में खत्म हो गए, तो उसके बाद क्या हुआ? उस खालीपन को भरने के लिए कौन आया? असल में उस दौर में नए समूह इस उपमहाद्वीप में दाखिल हुए और वो अपने साथ जीने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका लेकर आए। तो इस नए जमाने के बारे में हमें पता कहां से चलता है? इसका जवाब है वेद। ये वो पवित्र ग्रंथ हैं जिन्हें इंडो आर्यन कहे जाने वाले लोगों ने रचा था। वेद का मतलब क्या है? ये विद शब्द से आया है जिसका मतलब है जानना। तो वेद मतलब ज्ञान का खजाना। और ये इतने जरूरी ग्रंथ हैं कि यूनेस्को ने भी इन्हें विश्व धरोहर माना है। इन्हीं से हमें दो अलग अलग दौरों की झलक मिलती है। एक है शुरुआती वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना है और हमें पहले दौर की कहानी बताता है, जबकि बाकी के जो 3 ग्रंथ हैं वो उन बड़े बड़े बदलावों को दिखाते हैं जो बाद के दौर में हुए। तो चलिए सबसे पहले उस शुरुआती दौर में चलते हैं। देखते हैं कि ऋग्वेद के हिसाब से वो समाज कैसा था। ये लोग सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की धरती पर रहते थे, जो आज के दक्षिण एशिया का उत्तर पश्चिमी हिस्सा है। और ये कोई एक जगह टिककर रहने वाला समाज नहीं था। ये एक तरह से अर्ध खानाबदोश समाज था, जो जन यानी कबीलों में बटा हुआ था। और ये हमेशा चलते रहते थे अपने मवेशियों के झुंड के साथ। क्यों? क्योंकि मवेशी ही इनकी सबसे बड़ी दौलत थी। जी हाँ, उस दौर में दौलत का मतलब सोना चांदी या जमीन जायदाद नहीं था। दौलत का पैमाना थी गायें। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें वो उतना अमीर। ये बात कितनी गहरी थी इसका अंदाजा उनकी भाषा से ही लग जाता है। अमीर आदमी को गोमत कहते थे, मतलब जिसके पास गायें हैं। बेटी को दुहित्री कहते थे, यानी जो गाय का दूध धूती है। और कमाल की बात तो यह है कि युद्ध के लिए जो शब्द था गवेषण, उसका मतलब था गायों की खोज। मतलब लड़ाइयां भी गायों के लिए होती थी। इससे पता चलता है कि गाय उनकी जिंदगी, उनकी हैसियत, हर चीज के केंद्र में थी। ऋग्वेद में एक श्लोक है जो कहता है, मैं एक कवि हूं, मेरे पिता एक वैद्य हैं और मेरी माँ चक्की पर अनाज पीसती हैं। हम सब अलग अलग कामों से धन कमाना चाहते हैं। सोचिए, ये लाइन उनके समाज के बारे में कितना कुछ बताती है। ये एक बहुत ही खुला और लचीला समाज था, जहां किसी का काम उसके जन्म से तय नहीं होता था। एक ही परिवार में अलग अलग पेशे के लोग हो सकते थे। लेकिन ये दुनिया, ये समाज हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला था। एक तकनीकी खोज इसे पूरी तरह से बदलने वाली थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये खानाबदोश लोग एक जगह बसने लगे? देखिए, शुरुआती वैदिक ग्रंथों में अयस नाम की एक धातु का जिक्र मिलता है, जो शायद तांबा या कांसा था। लेकिन बाद के ग्रंथों में इसे कहा गया है श्याम अयस या कृष्ण अयस, जिसका मतलब था काली धातु। और दिलचस्प बात यह है कि ये काली धातु हमें पुरातात्विक रिकॉर्ड में ठीक 1000 ईसा पूर्व के आसपास मिलनी शुरू होती है। ये वही समय है जब उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हुई। और ये काली धातु थी लोहा, एक साधारण सी दिखने वाली धातु जो भारतीय समाज में एक ऐसी क्रांति लाने वाली थी जो यहाँ की हर चीज को हमेशा के लिए बदल कर रख देती। तो सवाल यह है कि आखिर इस एक धातु ने सब कुछ कैसे बदल दिया? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, पहले कांसे या पत्थर के औजार होते थे। इनसे गंगा के मैदानों के घने और नम जंगलों को काटना लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर आया लोहा। लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियों से इन जंगलों को साफ किया जा सकता था। इसी तरह पहले के हल्के हलों से कठोर जमीन की गहरी जुताई नहीं हो सकती थी, लेकिन भारी लोहे के हलों ने यह भी मुमकिन कर दिया। लोहे ने वो ताकत दी जो पहले नहीं थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? लोग अब पूरब की तरफ बढ़ने लगे। कौशल और विदेह जैसे नए इलाके बसने लगे। ये एक बहुत बड़ा भौगोलिक और आर्थिक बदलाव था। अब पशुपालन नहीं, बल्कि खेती लोगों का मुख्य काम बन गई। अब बड़े पैमाने पर खेती होने लगी। गेहूं, चावल, दालें, गन्ना, कई तरह की नई फसलें उगाई जाने लगीं। इससे एक बढ़ती हुई आबादी का पेट भरना मुमकिन हुआ। और जब लोग एक जगह टिककर खेती करने लगे, तो धीरे धीरे हस्तिनापुर जैसे शुरुआती शहर बसने लगे। ये वो नींव थी जिस पर आगे चलकर बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए। लेकिन अर्थव्यवस्था में आए इस जबरदस्त बदलाव का असर सिर्फ खेती या शहरों तक ही सीमित नहीं रहा।
इसका सबसे गहरा और स्थायी असर पड़ा समाज के ढांचे पर। वो पुराना खुला और लचीला समाज अब एक कठोर सामाजिक ढांचे में बदलने लगा, जिसे हम वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें समाज को 4 हिस्सों में बांटा गया। ब्राह्मण, जो पुजारी और विद्वान थे, क्षत्रिय, जो शासक और योद्धा थे, वैश्य, जो किसान, व्यापारी और कारीगर थे, और शूद्र, जिनका काम बाकी 3 वर्णों की सेवा करना था। अब इंसान का काम उसके जन्म से तय होने लगा था, और इस व्यवस्था ने समाज में गहरी लकीरें खींच दी। शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं दिया गया। ये वो संस्कार था जो बाकी 3 वर्णों को मिलता था, और इसके बाद ही उन्हें द्विज यानी 2 बार जन्म लेने वाला माना जाता था। मतलब ज्ञान और धार्मिक अनुष्ठानों तक पहुंच अब सीमित हो गई, और इससे एक बड़ी सामाजिक असमानता पैदा हुई। तो देखिए, बस कुछ ही सदियों के अंदर प्राचीन भारतीय समाज का नक्शा पूरी तरह से बदल गया। एक तरफ था शुरुआती वैदिक काल, एक अर्ध खानाबदोश समाज जहां दौलत का मतलब मवेशी थे और समाज में काफी खुलापन था, और दूसरी तरफ था उत्तर वैदिक काल, एक स्थायी खेतीहर समाज जहां दौलत का मतलब जमीन थी और समाज एक कठोर वर्ण व्यवस्था में बंध गया था। ये पूरा बदलाव लोहे की तकनीक की वजह से हुआ, और इसने इस उपमहाद्वीप के लिए एक बिल्कुल नए सामाजिक और धार्मिक ताने बाने की नींव रखी। ये बदलाव हजारों साल पहले हुआ था, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वर्ण व्यवस्था की गूंज आज भी किस तरह से सुनाई देती है। यही वैदिक युग की स्थायी विरासत है, एक ऐसा बुनियादी दौर जिसके विचार और जिसका बनाया हुआ सामाजिक ढांचा भारतीय सभ्यता को सदियों तक प्रभावित करता रहा। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है भी कैसे सिर्फ एक तकनीकी बदलाव पूरे समाज की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है।